अब एक्टर उन्होंने 40 दिन वाला चुना तो क्या ही कर सकते हैं, वो भी बेचारे मजबूर हैं। 40 दिन के बाद उन्हें अगली फिल्म की शूटिंग भी तो करनी है, तो फिल्म कैसे भी निपटाई हो ये चीज आप समझना। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि स्टोरी इतनी तगड़ी है ना गुरु कि अगर गूज बम्प ना आ जाए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। स्टोरी को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि काफी समय के बाद देख रहा हूँ कि इन्होंने किसी धार्मिक चीज पर इतनी डिटेलिंग दी हो, वरना बाकी फिल्मों में इनका फोकस धार्मिक चीजों पर कम और चुम्मा चाटी पर ज्यादा होता था। तो आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट को जो निकल पड़ता है इस खोज में कि सच में राम सेतु श्री राम द्वारा बनाया गया या फिर ये नेचर का ही कोई कमाल है। इस बीच उसकी खोज पहुंच जाती है ऐसे ऐसे मोड़ पर जिसे देख करके आप भी शॉक रह जाओगे। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं, पर अभी तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कभी भी आपसे मिस ना हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और समय होता है 2007 का, जगह है अफगानिस्तान। यहाँ पर अभी अभी कुछ तालिबानी टेररिस्ट ने भगवान बुद्धा की मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस वजह से देश दुनिया के काफी सारे साइंटिस्ट को बुलाए गए ताकि वो भगवान बुद्धा की मूर्ति को वापस रिकवर कर सके, और इसी में से एक है आर्यन। जी हाँ, अपने अक्षय कुमार। आर्यन के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है कि आर्यन एक नास्तिक इंसान है। वो सिर्फ उन्हीं बातों पर बिलीव करता है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो। वो किसी भी प्रकार की धार्मिक चीजों में, इवन गॉड में भी बिलीव नहीं करता है, और यही रीजन है कि आर्यन और उसकी वाइफ की इस बात को लेकर नहीं बनती है। आर्यन की वाइफ आस्तिक है और आर्यन नास्तिक है। खैर, यहाँ पर जब ये लोग अपने रिसर्च में लग जाते हैं कि तभी इन्हें बहुत पुराना जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलता है। ये खजाना उस समय जमीन में दफनाया गया था जब भारत अखंड भारत हुआ करता था, और तभी हिंदुस्तान के एक राजा ने इसे जमीन में गाड़ा था। पर फिलहाल ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ये लोग जब अपनी रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही वो टेररिस्ट एक बार फिर से आ जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। इनसे बचकर जब ये लोग उस संदूक को लेकर भाग रहे थे कि तभी एक टनल में गिर जाते हैं, और उस टनल के थ्रू इन्हें एक और बड़ी खोज मिलती है जो थी भगवान बुद्धा की लेटी हुई एक मूर्ति। एक बार में आर्यन की दो खोजें देख करके उस देश की सरकार आर्यन से बहुत खुश होती है और वो उन्हें खजाने का आधा हिस्सा उनके देश ले जाने की इजाजत दे देती है। पर मीडिया जब इस चीज से रिलेटेड आर्यन से कुछ धार्मिक क्वेश्चन करने लगती है तो आर्यन उन्हें बताता है कि वो नास्तिक है और वो किसी भी भगवान में नहीं मानता है। उसका मानना है कि ये सब मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियां हैं। मीडिया को तो आप जानते ही हो, उन्हें चाहिए मसाला, तो वो इस बात को बिल्कुल मसाले में लपेट करके इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरे देश में आर्यन को लेकर आक्रोश फैल जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन इंद्रकांत को देख पाते हैं जो चाहता है कि राम सेतु को तोड़ करके वो एक कैनाल बनाए जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा और वो बहुत पैसे अर्न करेगा। इस चीज के लिए वो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देता है, पर जब आसपास के लोगों को ये बात पता चलती है तो वो लोग इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि राम सेतु से न केवल उनकी बल्कि देश और विदेश में रहने वाले लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई थी और ये एक प्राचीन धार्मिक धरोहर है, इसे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। पर इंद्रकांत को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिलहाल उनके गुस्से से अपने काम को जरूर रोक देता है, पर वो अभी रुका नहीं था। उसे तलाश है किसी ऐसे इंसान की जो ये प्रूव कर सके कि राम सेतु श्री राम का बनाया हुआ नहीं है। तभी उसे पता चलता है आर्यन के बारे में, जिसने अभी अभी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, और उसकी बातों से साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो राम सेतु जैसी बातों पर भी बिलीव नहीं करता होगा। पर अच्छी बात यह है कि वो एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट है, तो उसकी हेल्प ली जा सकती है। आर्यन जब ऑफर सुनता है तो वो भी इस बात के लिए हाँ कर देता है और ऊपर से की गई रिसर्चेस को वो कोर्ट में पेश करने की अर्जी डाल देता है। राम सेतु रक्षकों ने भी उनके खिलाफ केस कर रखा था, तो इन दोनों के बीच वकालत स्टार्ट हो जाती है। आर्यन कोर्ट को बताता है कि इस चीज को धार्मिक दृष्टि से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचर द्वारा बनाया गया एक करिश्मा है, इसे धार्मिक दृष्टि से ना देखा जाए। और रही बात रामायण की, तो वो तो बस एक काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी है। किसी के मन में ये कहानी आई और उसने ये छाप दी, तब से हम लोग इसे धार्मिक दृष्टि से बेवजह ही देख रहे हैं। रामायण के बारे में आर्यन का ये बयान सुन करके देश के लोगों में जो थोड़ी सी नाराजगी थी वो अब गुस्से में बदल जाती है, और इस बात का खामियाजा आर्यन को काफी गहरा भुगतना पड़ता है। स्कूल में आर्यन के बच्चे को बाकी बच्चे बुली करने लगते हैं। आर्यन को पकड़ करके उसके मुंह पर कालिक पोत दी जाती है और उसकी वाइफ भी उसका साथ छोड़ करके अपने घर वापस चली जाती है। ये चीजें आर्यन को इस तरह से
से तोड़ देती है कि अब ये एक प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, वो उसके लिए खुद की एक लड़ाई बन गई है जिससे वो किसी भी तरह से जीतना चाहता है, ये बात प्रूव करके कि राम सेतु नेचर द्वारा बनाया गया एक करिश्मा है, न कि कोई धार्मिक अंश। आर्यन को जब इंद्रकांत के रिसर्च सेंटर में लाया जाता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात कुछ और साइंटिस्ट से होती है जिनका नाम था डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर गैब्रिएलिन और डॉक्टर सैंड्रा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट में आर्यन की हेल्प करने के लिए उन्हें इंद्रकांत का खास आदमी बाली भी दिया जाता है। आर्यन समय न वेस्ट करते हुए तुरंत ही अपने काम में लग जाता है, जिस चीज के लिए उसे एक बहुत ही हाईटेक सूट दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो पानी में उतर गया। पर बाली उसे वार्न करता है कि वो बस इंडिया की सीमा में रहते रहते ही ये काम करेगा, वो श्रीलंकन बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर वॉर चल रही है और हम नहीं चाहते कुछ बवाल हो। आर्यन भी उनकी बात मान करके सिर्फ इंडिया के बॉर्डर से ही कुछ सैंपल्स लेकर आता है। उस सैंपल को जब चेक किया गया तो पता चलता है कि ये सैंपल तो 18,000 साल पुराने हैं। अब ये चीज उनके लिए खुशखबरी थी क्योंकि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में उस समय के कुछ नक्षत्रों के बारे में भी वर्णन किया था। उन नक्षत्रों पर रिसर्च करने पर इस बात का पता चलता है कि ये बात हो रही है लगभग आज से 7,000 साल पहले की। तो अगर रामायण हमें बता रही है आज से 7,000 साल पहले का टाइम, तब तो डेफिनेटली ये पुल श्री राम ने नहीं बनवाया है क्योंकि ये पुल तो 18,000 साल पुराना है, मतलब ये नेचर द्वारा ही बनाया गया है। ये बात अब प्रूव हो चुकी है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पर आर्यन अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसका तो ये मानना था कि उसने बस अपनी सीमा से सैंपल उठाए और वो भी बहुत लाइट है। अगर हमें एक बार वो जो फ्लोटिंग वाले पत्थर हैं उनके सैंपल्स मिल जाए फिर तो ये बात कोई भी गलत नहीं कर सकता कि ये पुल श्री राम ने नहीं बनवाया है। आर्यन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे श्रीलंकन बॉर्डर में भी जाने की परमिशन दे दें ताकि एक बार वो फ्लोटिंग रॉक ला करके उस पर भी रिसर्च कर सके। हालांकि बाली इस बात के लिए उसे काफी मना करता है पर वो नहीं मानता और अपने उसी सूट में पानी में उतर जाता है। बाली उसे बार बार वापस आने के लिए बोल रहा है पर वो नहीं मानता और एक समय के बाद वो बॉर्डर क्रॉस भी कर जाता है। बाली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वो उसके सूट को ही डीएक्टिवेट कर देता है जिस वजह से अब आर्यन उसी पानी में मर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। आर्यन किसी तरह से उस सूट से बाहर निकल करके एक फ्लोटिंग रॉक को अपने साथ ले आता है जिस पर उसने अपनी रिसर्च कंटिन्यू की। और यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट कि सच में वो फ्लोटिंग पत्थर आज से 7,000 साल पुराना ही था। और जब उन दोनों पत्थरों पर रिसर्च की जाती है तब हमें पता चलता है कि वो जो 18,000 साल पुराना पत्थर था वो तो इस सेतु का है ही नहीं बल्कि उसे तो कहीं और से ला करके यहाँ पर रखा गया था। अब ये बात आर्यन के तुरंत ही समझ में आ जाती है कि ये इंद्रकांत और बाली का काम है क्योंकि वो ही तो चाहते हैं कि किसी तरह से ये बात प्रूफ हो जाए कि राम सेतु श्री राम के समय का नहीं है। अब इंद्रकांत भी फंस चुका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो उन्हें आगे की रिसर्च करने को अलाउ कर देता है जिसके लिए उन्हें एक सबमरीन दी गई और ये लोग पानी में उतर जाते हैं। कुछ गहराइयों तक उतर करके ये जैसे ही श्रीलंका बॉर्डर में पहुंचते हैं कि इतने में ही इनके सामने एक बहुत भयानक सी स्टॉर्म आ जाता है। ये देखकर वो मदद का सिग्नल भेजते हैं पर दूसरी तरफ से बाली ने उनके सारे सेफ्टी फीचर्स को ब्लॉक कर दिया था। ये सब कुछ बाली का ही प्लान था। उसे पता था कि आज सी में एक बहुत भयानक तूफान आएगा, तभी उसने आज इन तीनों को सी के अंदर रिसर्च के लिए भेजा था ताकि ये तीनों ही इस तूफान में मारे जाएं। और दूसरी तरफ बाली के पास तो वो रिसर्च है ही जिसमें इन लोगों ने पहले प्रूफ कर दिया था कि ये पत्थर 18,000 साल पुराना है, तो अब उन्हें इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी। पर ये लोग जब समुद्र में डूब रहे थे कि तभी इनको बचाने के लिए एक हाथ आता है और ये था श्रीलंकन टूरिस्ट गाइड एपी का हाथ। और उनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग उस पानी में कर क्या रहे थे, जिस पर आर्यन ने उसे सब कुछ सच बताया। और वो उससे बताता है कि इस समय सबूत के नाम पर बस उनके पास सिर्फ वही एक फ्लोटिंग रॉक है जिसकी हेल्प से वो लोग ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ये सेतु श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु ही है। एपी जब ये सुनता है तो उनसे कहता है, अरे बस इतनी सी बात, इस चीज के लिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इससे भी बड़ा पत्थर दिला सकता हूँ जिससे तुम ये बात प्रूव कर पाओगे कि ये श्री राम द्वारा ही बनाया गया है। पर ये सब कुछ फ्री फंड में नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे और जब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं पर डे का चार्ज मेरी डायरी में लिखता रहूंगा। इस बात के लिए वो लोग भी उसे अलाउ कर देते हैं और अगले दिन एपी उन्हें समुद्र की और भी ज्यादा गहराई में ले जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वहां पर और भी बड़ा पत्थर था। पर इतने में ही बाली और उसके कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि बाली उन्हें किसी तरह से बचाकर जंगल तक तो ले आया पर इसके आगे इन्हें खुद ही भागना था।
भागते भागते डॉक्टर गैब्रियल का बैग गिर जाता है जिसके अंदर वही फ्लोटिंग स्टोन था जिसे लेने के लिए एपी जाता है और वो किसी तरह से उस फ्लोटिंग पत्थर को अपने साथ ले भी आता है। इतने में ही श्रीलंकन आर्मी का चॉपर आकर उनकी हेल्प करता है, पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर गैब्रियल को गोली लग गई और वो वहीं पर दम तोड़ देती हैं। इस बात से बेचारा आर्यन बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, पर दूसरी तरफ इंद्रकांत को भी अब पता चल चुका है कि वो लोग हैं कहाँ पर। इसके साथ साथ वो कोर्ट में वो रिसर्च भी पेश कर देता है जिसमें ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि यहाँ के पत्थर 18,000 साल पुराने हैं। ये रिसर्च देखने के बाद कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो इस बात के लिए मना कर सके, पर फिर भी कोर्ट 3 दिन का समय देती है ताकि अपोनेंट अपनी बात को प्रूव कर पाए। दूसरी तरफ आर्यन जब गायत्री से बात करने के लिए उसे फोन करता है तो गायत्री उसे बताती है कि तुम्हारी रिसर्च कोर्ट तक पहुंच गई है और अब बस अपनी बात को प्रूव करने के लिए 3 दिन का ही समय मिला है। आर्यन ये बात सुनकर के बहुत दुखी हो जाता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है लंकेश रावण की पूजा पर और उसे आइडिया आता है कि अब तो वो इंडिया तो वैसे भी नहीं जा सकता, इसका मतलब श्री राम का प्रमाण देना उसके लिए अब संभव नहीं है। पर यदि वो लंकेश रावण का प्रमाण दे दे तो ये बात तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगी कि हाँ श्री राम भी थे और उन्होंने ही ये पुल बनाया था, जिसके लिए अब उसका पूरा फोकस लंकेश रावण के प्रमाण को निकालने में लग जाता है। ये बात जब एपी को पता चलती है तो वो किसी तरह से उन्हें एक आदमी के पास ले जाता है जिसके पास एक बहुत ही प्राचीन धरोहर थी जो कि एक दामपत्र है और उसके अंदर रावण के महल का नक्शा था और उस महल में जाने का रास्ता अशोक वाटिका से था। अब एपी को अशोक वाटिका का रास्ता पता था तो आर्यन उस मैप की फोटो क्लिक कर लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग अशोक वाटिका की तरफ निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे बाली भी उसी पर्सन के पास पहुंच गया था और वो उससे किसी तरह से उगलवा लेता है कि आर्यन और उनकी टीम कहां पर गई है। ये लोग भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं और दूसरी तरफ वो लोग मैप को फॉलो करते करते एक झरने के पास पहुंचे थे। ये झरना उसी पहाड़ से निकलता है जिस पर बैठ करके किसी समय पर लंकेश रावण अपनी वीणा बजाया करता था। उस झरने के अंदर वो लोग एक टनल को ढूंढ लेते हैं और वहां पर प्राचीन लिपि में लिखा हुआ एक लेख मिलता है जिसे डिकोड करने पर उन्हें लंकेश रावण की लंका में जाने का रास्ता मिल जाता है। कुछ दूर जाकर के उन्हें एक और टनल दिखाई दी पर उसके आगे दरवाजा लगा हुआ था। अब इन्होंने इस धार्मिक पिक्चर में ट्रायंगल और उसके बीच में आई क्यों डाली है ये यही जाने, मुझे तो नहीं पता। खैर इस टनल से जाने का रास्ता तो बंद था पर उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए कि तभी एपी उन्हें सजेस्ट करता है कि इस रास्ते से आगे बढ़ने पर हमें श्रीपदा मिलेगा और श्रीपदा पर्वत को ही त्रिकुट पर्वत बुलाया जाता है। और मुझे ध्यान आया कि ऐसा माना जाता है त्रिकुट पर्वत में ही लंकेश रावण की सोने की लंका थी, तो अगर हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमें न सिर्फ रावण के बल्कि श्री राम के भी दोनों के सबूत मिल जाएंगे। एपी की बात मान करके जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी कुछ दूर जा करके उन्हें कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और ये कोई और नहीं, यही थी संजीवनी बूटी और वहां पर उन्हें वो पर्वत भी मिल जाता है। पर वो लोग पहुंच पाते इससे पहले ही बाली गायत्री को लेकर यहाँ आ गया था और वो उन सभी को गन पॉइंट करते हुए अपने चॉपर में रख लेता है। बाली बस उनसे वो फ्लोटिंग पत्थर चाहता था पर आर्यन उनसे कहता है कि वो पत्थर तो उन्हीं डॉक्टर के पास था जिन्हें तुमने शूट करके मार दिया, अब वो पत्थर हमारे पास नहीं है। लेकिन बाली उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने की कोशिश करता है, पर इतने में ही एपी बीच में आ गया और वो एपी को चलते चॉपर से धक्का दे देता है जिस वजह से एपी नीचे गिर रहा था, पर आर्यन उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। अनफॉर्चुनेटली वो उसे बचा तो नहीं पाता, बस उसका बैग ही उसके हाथ में आता है जिस पर आर्यन को बहुत गुस्सा आया और वो बाली को उसी बैग से पीटने लगता है। उस बैग में इतना पावर था कि बाली भी उसके वार को नहीं झेल पा रहा था, जिस वजह से चॉपर किसी तरह से लैंड किया और ये लोग काफी जख्मी हालत में बाहर आते हैं। आर्यन बाली को जान से नहीं मारता बल्कि उसकी जान बचा लेता है, जिससे बाली भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो जब एपी का बैग खोलते हैं तो उन्हें पता चला कि वो फ्लोटिंग पत्थर उसके अंदर ही मौजूद है। इसके साथ साथ संजीवनी बूटी और उसके हिसाब वाली डायरी भी मौजूद थी। पर अब इस चीज का क्या ही फायदा, क्योंकि आज कोर्ट रूम का 3रा दिन है और आज कोर्ट फैसला लेने वाली है। लेकिन ये लोग तो श्रीलंका में हैं, इंडिया जाने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा। पर बाली इस चीज पर उनकी हेल्प करने को एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट भी इंद्रकांत के फेवर में फैसला सुनाने ही वाली थी कि इतने में ही वहां पर आर्यन पहुंच जाता है, जो उनसे थोड़े समय की मोहलत मांगता है। कोर्ट भी इस बात के लिए उसे अलाउ कर देती है, जिस पर आर्यन ने उन्हें वही पत्थर दिखाया जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर उसे पता चला था कि ये पत्थर आज से 7000 साल पुराना ही है। मतलब श्री राम ने ही राम सेतु में ये पत्थर रखा था। इसके साथ साथ आर्यन के पास अब लंकेश रावण के भी प्रमाण थे और वो उनसे कहता है कि अगर हमें समय दिया जाए तो हम श्री राम के होने का भी प्रमाण आपको लाकर दे सकते हैं।
पर हमें शर्म करनी चाहिए इस बात को लेकर कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए श्री राम के होने का साक्ष्य मांग रहे हैं। साथ ही आर्यन ने ये भी बताया कि इन सब चीजों की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। अगर अंग्रेजों ने अपनी चाल ना चली होती, ये सब अंग्रेजों का ही प्लान था। वो जब हमारे भारत में आए तो उन्होंने राम सेतु का नाम बदल करके एडम ब्रिज रख दिया, ताकि धीरे धीरे लोग राम सेतु भूल जाएं और इसे एडम ब्रिज के नाम से जाने, और एक समय पर हिंदुत्व कल्चर से ये राम सेतु गायब सा ही हो जाएगा। और मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा दुख होता है कि शायद अंग्रेज सही थे, उनकी चलाई हुई चाल आज सच में काम कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज राम सेतु के साथ कोई भी ऐसा गलत काम ना किया जाए। वो ना केवल प्राचीन धरोहर है बल्कि पूरे देश और दुनिया की आस्था का प्रतीक भी है। अगर उसे कुछ हुआ तो प्राचीन धरोहर तो हमें और भी मिल जाएंगी, पर जो आस्था उससे जुड़ी है उसे बहुत बुरी ठेस होगी और सालों साल लग जाएंगे। लोग कभी भी उस आस्था जैसा दूसरा कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर ताजमहल को बचाने के लिए हम लोग हजारों फैक्ट्रीज बंद कर सकते हैं, तो हम राम सेतु को बचाने के लिए क्या सिर्फ एक कैनाल का काम नहीं रोक सकते? कोर्ट जब उसकी बातों पर मंथन कर दिया तो वो भी इस फैसले पर आकर रुक जाते हैं कि सच में राम सेतु का श्री राम से कनेक्शन है, और इस बात को तब तक माना जाएगा जब तक कोई इस कोर्ट रूम में आकर के ये बात ना प्रूव कर दे कि श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अगर कोई आकर के ये बात प्रूव कर देता है कि श्री राम कभी थे ही नहीं, तो हम उस दिन इस राम सेतु को तोड़ने की इजाजत दे देंगे, पर तब तक इस राम सेतु को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये बात जब बाहर आती है तो पूरे देश में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और अब जाकर के आर्यन के माथे से वो दाग भी हट जाता है और सभी लोग उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। मूवी के एंडिंग में जब आर्यन घर पर बैठा होता है कि तभी उसका बच्चा कॉमिक पढ़ रहा था जो कि राम भक्त हनुमान जी से रिलेटेड थी, और इसी बीच वो एक नाम लेता है अंजनी पुत्र, और ये बात सुनते ही आर्यन को एपी की याद आ जाती है। एपी ने भी एक बार उससे बताया था कि उसका नाम अंजनी पुत्र है, जिसके शॉर्ट फॉर्म में वो एपी बुलाता है। और अब जाकर के आर्यन को एपी का सारा राज पता चलता है। एक्चुअल में एपी कोई इंसान था ही नहीं, वो तो खुद राम भक्त हनुमान जी थे। वो उसकी हेल्प करने के लिए ही आए थे, और इस बात का प्रूफ चाहिए हो तो याद करो एपी को राम भक्त हनुमान जी जब उस प्राचीन धरोहर पर लंका का नक्शा देखते हैं तो तुरंत ही वो उसे डिकोड कर लेते हैं। इसके साथ साथ जब उस गुफा के अंदर उन्हें प्राचीन लिपि में लिखे हुए कुछ लेख मिलते हैं तो हनुमान जी तुरंत ही उसे डिकोड कर लेते हैं। इसके साथ साथ उन्हें उस पर्वत के बारे में भी पता था और उसका रास्ता भी पता था, क्योंकि वहीं पर तो उन्होंने संजीवनी बूटी वाला पर्वत ला कर रखा था। इसके साथ साथ उन्हें अशोक वाटिका का भी रास्ता पता था, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो इस पूरे काम में श्री राम की तरह उनकी भी हेल्प करने के लिए ही आए थे, और फिर वहां से चले गए। इन सब चीजों से हैरान जब आर्यन एपी की हिसाब वाली डायरी खोलता है तो उसके अंदर उसे कोई भी हिसाब नहीं मिलता, बल्कि प्रत्येक पन्ने पर बस जय श्री राम ही लिखा हुआ था। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में बताना या ना बताना, पर पूरी आस्था के साथ जय श्री राम जरूर लिखना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या आप मुझे देखना चाहते हैं तो चले आइए इंस्टाग्राम पर बातें की जाएंगी, पर जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।